अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी 10th क्लास, हम ग्रामर वर्क में मज़मून पर हैं। ठीक है, मज़ामीन हैं हमारे इस सिलेबस में। हमारे 3 मज़ामीन शामिल हैं। ठीक है, पहला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ज़मज़म। ठीक है, दूसरा हमारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, और तीसरा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पैराग्राफ हैं। तो आज हम एक एस्से और एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। ठीक है, एस्से के मुताबिक सफ़ा नंबर 80 पे, मेरे पास 80 है, आपके पास जो भी होगा उसको बोलिएगा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये बचपन से बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये अहम बातें हैं जो कि आप पाक स्टडी के हवाले से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मज़मून के तौर पर लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ डेट्स आपको याद रखनी होती हैं, कुछ वाक़यात याद रखने हैं। ठीक है, कि अल्लामा इकबाल हमारे बहुत अजीम शायर थे। ठीक है, जिनकी वजह से हमने पाकिस्तान, अपने वतन को हासिल किया। कायद आज़म के साथ मिलकर, उनकी काविशों के साथ, दोनों की काविशों के साथ हमने पाकिस्तान को हासिल किया था। ठीक है, तो आज हम एक आज़ाद वतन में बैठे हैं इन लोगों की मुरहम मेहनत। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अपना ऐसे का आगाज़ करते हैं। ऐसे के मुताबिक आपने पैराग्राफ बनाने हैं, पैराग्राफ की सूरत में लिखने हैं। अहम बातें हैं, टॉपिक को देखते हुए उसके मुताबिक हमने चलना होता है। ठीक है, तो अब हमें अल्लामा इकबाल तक पहुंचने के लिए उनसे, उनके पहले की जो बातें थी उनको रिकॉल करना है पहले। ठीक है, कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ किस इलाके से था, वो कहाँ से आए थे। ठीक है, उनके आबा व अजदाद क्या थे। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को वाज़ेह करना है, उसके बाद फिर हम उनकी काविशों का ज़िक्र करेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से गौर से सुनिएगा। अपने अल्फाज में लिखना है आपने। ठीक है, मैं भी कुछ इसमें आपको तब्दीली करके बताऊँगी। मुद्दत मदीर की बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के जुल्म सितम ने मुसलमानों को नहायत तंग कर रखा था। मुद्दत मदीर यानी कि बहुत पहले की ये बात है कि कश्मीर में हिंदुओं के जुल्म सितम ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। कुछ मुसलमानों ने वादी कश्मीर की बहारों को छोड़ा और पंजाब की गर्म हवाओं में आन बसे। ठीक है, यानी कि तंग आकर मुसलमान वहाँ से हिजरत कर गए। इन महाजर मुसलमानों में से एक ख़ानदान सियालकोट में मुकीम हुआ और यहीं का हो रहा। ठीक है, ये अल्लामा इकबाल के ख़ानदान का ज़िक्र किया जा रहा है कि बेस बताई जा रही है कि ये महाजर थे। महाजर कौन होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाने वाले। तो ये भी जुल्म सितम से तंग आकर हिंदुओं की हिजरत करने वाले में से इनका ख़ानदान था। सियालकोट में आकर ये मुकीम हुए थे और फिर वहीं पे रहे। इस ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग का नाम सूफ़ी नूर मोहम्मद था, जो सियालकोट में टोपियों की दुकान करते थे। टोपियों की दुकान करते थे, मीन कि कारोबार था, उनका कारोबार था ये। टोपियाँ बनाते थे और बेचते थे। वो एक नेक तनीयत और खुदा परस्त थे। ठीक है, यानी कि नेक तबीयत वाले इंसान थे, खुदा को से डरने वाले, खुदा परस्त, खुदा को डरने वाले, खुदा को मानने वाले। ठीक है, 9 नवंबर 1877 को 1877 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने खुशी मनाई और बच्चे का नाम मोहम्मद इकबाल रखा। ठीक है, ये उनकी पैदाइश का यहाँ पर ज़िक्र है। ठीक है, आपने पैदाइश उनकी जो है 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1877 याद रखनी है। अहम बातें जो है ना वो अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करके वो फिर याद रह जाती हैं। ठीक है, पहला पैरा क्या क्या है, उनका बैकग्राउंड बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर शख्सियत है ना, तो शख्सियत का बैकग्राउंड बताया जाता है पहले। उसके बाद फिर हम आते हैं कि अब उनकी आगे क्या क्या कोशिश, किस तरह से वो बड़े हुए, क्या तालीम हासिल की। ठीक है, ये हमने बताना है। वक्त गुजरता गया, बच्चा बढ़ता गया। जब ज़रा सियाना हुआ तो एक मकतब में पढ़ने को बिठा दिया गया। मकतब मीन मदरसा, स्कूल। ठीक है, सियाना मीन ज़रा समझदार हुआ तो यहाँ से उठाया तो मिशन स्कूल में बिठाया। ठीक है, जब यानी कि मदरसे की तालीम पूरी हो गई तो फिर मिशन का स्कूल, ईसाइयों के स्कूल हुआ करते, तो उसमें डाल दिया गया। बच्चा था बड़ा ज़हीन। ठीक है, आपने ये बात आसान लफ्ज़ों में लिखनी है। ये तो उन्होंने थोड़े से लफ्ज़ जो हैं वो जोड़ के कुछ शायराना अंदाज में लिखे हुए हैं, तो आपने उनको आसान लफ्ज़ों में लिखना है कि बच्चा बड़ा ज़हीन था। इसने प्राइमरी में वजीफ़ा पाया, फिर मिडिल में यही आज़ाद हासिल किया। मैट्रिक से फ़ारिग हुआ तो मर्रे कॉलेज सियालकोट में दाखिला लिया। ठीक है, प्राइमरी में क्या था, इनके इतना ज़हीन थे कि वजीफ़ा लिया, फिर
8th क्लास में पहुँचे तो तब भी उन्होंने यही आज़ाद वजीफ़ा हासिल किया। फिर मैट्रिक कर लिया तो मर्रे कॉलेज सियालकोट, ठीक है, सियालकोट का एक मर्रे कॉलेज नाम है, उसमें दाखिला लिया। यहाँ मौलवी मीर हसन जैसे शफीक उस्ताद मिले, ठीक है, ये उस्ताद जो थे उनके बड़े ही अच्छे उस्ताद उनको मौलवी मीर हसन जैसे मिले, जिसने अरबी, फ़ारसी और इस्लामी तालीम का ज़ौक़ पैदा किया, ठीक है। यानी कि ये 3 तालीमात उनको उनमें शौक़ पैदा किया इनको पढ़ने के। एफ़ए करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया और फिर कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसरी की। यानी कि ये सारी उनकी तालीम के सिलसिला जो है ना बताया गया है। फिर 1905 में यूरोप के सफ़र पर कमर बांधी, मीन के वहाँ चले गए, यूरोप का सफ़र करने का उनको शौक़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 81। यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ किया, ठीक है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? कैम्ब्रिज, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, 12 किया। और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली, ठीक है। फिर जर्मनी की म्यूनिख भी यूनिवर्सिटी जो है बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से पीएचडी किया, ठीक है। पीएचडी क्या होता है? एक ख़ास टॉपिक के ऊपर ख़ास मज़ामीन में कमाल हासिल करना, ठीक है, उसमें उन्होंने पीएचडी की। और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बनकर वापस आए, पर इस बेवतनी और यूरोप की बेरारवी ने इकबाल के दिल में मज़हब की सच्ची मोहब्बत और बुकत पैदा कर दी, ठीक है। यानी कि यूरोप का जब उन्होंने सारा वहाँ पर विज़िट किया तो उनको पता चला कि मुसलमानों और बाहर अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ में आते हैं तो उनके बचपन की बात शुरू करते हैं कि उनको शेर व शायरी का शौक़ था, ठीक है। वजह शोहरत तो उनकी शेर व शायरी थी ना, तो बचपन ही से उनको शौक़ था। अंजुमन हिमायत इस्लाम के इजलास में इकबाल के नाम से रौनक आ जाती थी, यानी कि ये एक तंजीम थी वहाँ की, वहाँ पर सारे शायर और इस तरह के जिनको जो शौक़ होता था वहाँ आते थे तकरीरें करने का, तो आते थे। तो जैसे ही अल्लामा इकबाल का नाम आता तो लोग बहुत खुश होते। इकबाल की नज़म का एक एक शेर अशरफियों में बिकता था, ठीक है, यानी कितनी अच्छी शायरी थी उनकी कि लोग अशश कर उठते थे, अशरफियों में बिकता था, मीन के लोग अशश करते थे और उसकी पसंदीदी का इजहार करते थे। मुसलमानों के ज़वाल पर बेहद गमनाक थे, ठीक है, यानी कि ये इकबाल के दिल की सोच थी कि वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए जब मुसलमानों का ज़वाल देखा उन्होंने। मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम की आन पर कट मरना सिखाते थे, ठीक है, उन्होंने यानी कि नौजवानों को तैयार किया कि इस्लाम की खातिर हमने खड़े हो जाना है। चनाचा आपने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का तख़य्युल पेश करके नौजवानों के दिलों में आग लगा दी। तख़य्युल मीन तसव्वुर, ठीक है, कि एक आज़ाद वतन का तसव्वुर पेश किया और नौजवानों को इसके लिए तैयार कर दिया। आग लगा दी मैंने तैयार किया। कायद आज़म को वलायत से लाए और मुसलमानों की क़यादत उन्हें सौंपी, यानी कि वहाँ अपने साथ कायद आज़म वहाँ पढ़ने पे गए हुए थे, ठीक है, वकालत भी करते थे वो उन्हें अपने साथ ले आए और मुसलमानों की क़यादत उनको दे दी कि अब मुसलमानों को लेकर आपने चलना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? इकबाल जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना ही वो शख्सियत हैं जिन्हें ना तो ख़रीदा जा सकता है ना रास्ते से हटाया जा सकता है, यानी कि इतने अज़्म इस्तिक़लाल वाले इंसान थे। ये उनकी तारीफ़ करते हैं इस तरह से कि ना उनको ख़रीदा जा सकता है और ना उन्हें हटाया जा सकता है, रास्ते से हटाया। पाकिस्तान के हसूल के लिए इनसे ज़्यादा मौजूद मुसलमानों में कोई नहीं। चनांचे इकबाल की रहनुमाई और कायद-ए-आज़म की शबाना रोज़ मेहनत से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का हिलाल दुनिया के नक्शे पर तलू हुआ, ठीक है। इन दोनों शख्सियतों की काविशों से हमने पाकिस्तान हासिल किया, ठीक है जी। उसके बाद अगले पैराग्राफ में अब बताना है कि उनको किन लोगों ने सराहा, ठीक है, और फिर उसके आखिर में हम पढ़ेंगे कि उनकी अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी या उर्दू और फ़ारसी में क्या उनका था मकाम। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को सर का ख़िताब दे रखा था, ठीक है, सर का ख़िताब जो है वो अंग्रेज़ हुकूमत ने दिया था, मगर इकबाल ने अंग्रेज़ी हुकूमत के बखिए उधेड़ कर रख दिए, यानी कि उनके बिल्कुल पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं, हम अपना आज़ाद वतन लेंगे। अंग्रेज़ की शायरी को मसरूर कर दिया, यानी कि जो जादूगरी अंग्रेज़ ने वहाँ मचाई हुई थी उसको ख़त्म कर दिया और वो इस मर्द दरवेश के सामने आजिज़ आ गए, यानी कि वो कौम जो थी इस मर्द जो एक हिम्मत वाला इंसान था उसके सामने वो बिल्कुल उन्होंने घुटने टेक दिए, ठीक है। अब आगे हमने उनकी शायरी की बात करनी है, उन्होंने क्या कुछ लिखा ये आखिर में हमने इसमें बयान करना है, ठीक है। इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी में इस कदर बुलंद ख़याल का इज़हार किया कि ईरान और दुनिया भर के शायरों और फ़लसफ़ियों ने मौजूदा ज़माने को असरे इकबाल कहकर तारीफ़ के फूल पेश किए, ठीक है, यानी कि वो इस दौर के शायर थे। उर्दू में बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे करीम, अरग
ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد ہوں گے تو یہ آپ کا مضمون اچھا لکھا جائے گا۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کو کچھ حصہ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں دیکھیے آخری پیراگراف میں کیا کہتے ہیں، افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے۔ 21 اپریل 1938، ٹھیک ہے، ان کی 21 اپریل 1938 کو راہ دو عالم بقا ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زندگی نے ان کی مہلت نہیں تھی، وہ انتقال کر گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خاص ہے، یعنی کہ آپ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا گیا، وہاں پر آپ کا مقبرہ بنایا گیا۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنے ہی تعریف کے قابل لوگ جو ہے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ خود کہہ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک شعر دیکھیے کہ کیا لکھتے ہیں وہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یعنی کہ بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر بھی آپ نے یاد کر لیجیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی شعر ان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، شروع میں بھی کوئی شعر لکھنا چاہیں آپ کو آتا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایسے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے لکھ لکھ کر یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آج آپ کا ایک تفہیم عبارت بتائیں گے، تفہیم عبارت، ٹھیک ہے۔ تفہیم عبارت کیا ہوتی ہے کہ عبارت لکھی ہوئی آئے، آپ اس کا مفہوم سمجھ جائیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کو 2 سے 3 دفعہ، اچھا اس کو کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پیراگراف کو 2 سے 3 بار آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھیں گے تو ہی آپ سوالوں کے جواب دے سکیں گے، ٹھیک ہے، وہ جلدی آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلی جو عبارت ہے اس کو آج اس میں کرنا ہے، یہ 10 مارکس کا سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے بورڈ میں، ٹھیک ہے، اور بالکل آسان 10/10 مارکس اس میں سے گین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب نے سب کچھ لکھا ہے۔ تو کیا ہے طریقہ کار بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایک دفعہ پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں، یہ پاکستان ہندوستان بننے کی بات سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، کہ پنجاب کی جو حدود تھی وہ غزنی شہر تک پھیلی ہوئی تھی، اور راجہ یہاں کا جے پال تھا، اور وہاں کا جو راجہ تھا اس کا نام کیا تھا، جے پال۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، یعنی کہ جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں وہ طاقت میں اب آگے بڑھ رہے ہیں تو اس نے اپنی ایک بھاری فوج کے ساتھ اس غزنی کے اوپر حملہ کیا، چڑھائی کی، حملہ کیا، چنانچہ دفتن مغلان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے، مغلان جگہ کا نام، ٹھیک ہے، وہاں جا کر اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو روک دیا، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا، اور کیا ان علاقوں تک بھی لشکر کو پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، سبکتگین بھی مسلمان غزنی کا بادشاہ، ٹھیک ہے، جب انہیں خبر ہوئی کہ جی اس طرح سے یہ آ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر سے نکل آئے، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی یعنی آمنے سامنے تھیں، اور دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی، یعنی کہ وہ دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کون آگے بڑھتا ہے، پیش دستی مین آگے بڑھنا، کہ دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، کہ اچانک کیا ہوا، آسمان سے گولے پڑنے لگے، برف باری ہونے لگی، ٹھیک ہے، یہاں یہ مراد ہے گولے پڑنے سے کہ ایک دم بارش کا سماں ہو گیا اور اولے گرنے لگے، ٹھیک ہے، برف گرنے لگی، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی، یعنی کہ موسم نہیں تھا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ جنگ کرنے آئے تھے، مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، یعنی کہ غزنی کے لوگ جو تھے وہ تو اس موسم کے عادی تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے غزنی میں، ٹھیک ہے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، لیکن جو ہندو آئے تھے وہاں پر جے پال کے جو تھے وہ تو سردی سے گھبرا گئے اور لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، یعنی کہ ایک رضائی سے وہاں کوئی گزارا نہیں تھے، بہت ٹھنڈ تھی، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، یعنی کہ ان میں سے سینکڑوں کی تعداد جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو سردی سے اکڑ کر ہی مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، یعنی کہ شل ہو گئے ان کے ہاتھ پاؤں، سردی نے ان کو کام ہی نہ کرنے دیا، اور جو بچے ان کے آسان جاتے رہے، اور جو بچ گئے ان کے ذہن جو ہیں بالکل خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ 2-3 دفعہ پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو سوالوں کے جواب دینے آ جائیں گے۔ پہلا جیسے ہے، پنجاب کی حدود غزنی میں پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں، ٹھیک ہے، تو پہلی لائن میں ہم نے تھا نا کہ جے پال یہاں کا راجہ تھا، تو جے پال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی پنجاب کی حد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جے پال کون تھا، جے پال کون تھا، غزنی کا بادشاہ تھا پہلا، ٹھیک ہے۔ اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ سبکتگین جو تھا وہ غزنی کے
بہادر لوگوں میں سے تھا، ٹھیک ہے. اور جے پال جو تھا وہ پنجاب کا، سوری، جے پال پنجاب کا تھا، اور غزنی کا جو بادشاہ تھا وہ سبکتگین تھا، ٹھیک ہے. وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے. کون برف کے میں رہنے کے عادی تھے؟ وہ لوگ مین غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے کہ وہ برف کے رہنے کے عادی تھے، ٹھیک ہے. وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہیں تھا کہ بہت زیادہ شدید سردی پڑتی ہے، تو ایک رضائی سے کچھ نہیں ہو سکتا. جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جنگ کیوں نہیں ہوئی تھی دونوں میں؟ کیونکہ بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ان میں لڑائی کا باعث نہیں بن سکی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو یہ سوال جواب آپ نے اب کرنے ہیں خود، ٹھیک ہے. تو آج آپ کے یہ دونوں لیسن تھے، امید ہے آپ نے اچھی طرح غور سے سنے ہوں گے. آپ اس کو تیاری کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.